हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 18 ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए। ओके, इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा तैयारी चेक करना चाहते हैं तो परीक्षा जो ऐप है उस पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं इन सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, पुलिस हो, सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। उन्हें खरीदने के लिए आप अगर हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ करेंगे तो उस पर जो आपको 40% का ऑफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 18। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हैड्स इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। तो इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं। ओके, तो किस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाइंड आउट किया जाता है। ओके, 4 टॉस है, हेड या टेल जो है इनमें से कोई एक जो है आएगा। ओके, 4 टाइम देखिए, अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि 4 टाइम टेल्स आ जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि चारों ही बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये 2 केस बन गए जिसमें चारों बार जो है एक चीज़ आएगी, या तो टेल या तो हेड। ठीक है, उसके बाद अनदर केस जो बनता है यहाँ से ये बन सकता है, देखिए टेल 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 हेड, उसके बाद टेल टेल हेड टेल, नेक्स्ट हो जाएगा टेल हेड टेल टेल और हेड टेल टेल टेल। ओके, 4 केसेस ये बन गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा टेल टेल, यानी कि टेल टेल और हेड, यानी कि 2 बार टेल 2 बार हेड। उसके बाद जो बन सकता है वो बन सकता है टेल हेड हेड टेल। ठीक है, ये भी बन सकता है। हेड हेड टेल भी हो सकता है कि 2 बार पहले हेड आ जाए और फिर टेल आए। नेक्स्ट जो बन सकता है एच टी टी एच बन सकता है, और इसके अलावा टी एच बन सकता है, यानी कि टेल हेड आए, या फिर एच टी बन सकता है। तो ये केस जो है बन सकते हैं। ओके, तो 6 केस जो है इसमें बन जाएंगे। थर्ड जब होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं 0 1 2 3 4 केसेस हैं यहाँ पे, मतलब 4 बार उछाला गया तो 0 केस हो जाएगा टेल टेल टेल, फिर 1 केस हो जाएगा जिसमें 1 बार हेड आएगा और 3 बार टेल आएगा। सेकंड केस में दोनों इक्वल आएंगे, 2 बार टेल 2 बार हेड। थर्ड केस जो बनता है वो जिसमें हेड 3 टाइम आएगा और टेल जो होगा वो 1 टाइम आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में आपने देखा था हेड जो था वो 1 टाइम आ रहा है और टेल 3 टाइम आ रहा है। तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर हेड 3 टाइम हो जाएगा। तो यानी कि सेम केस बनेंगे, वही 4 केसेस जो हैं इसमें भी बनेंगे, हेड हेड टेल हो जाएगा, फिर हेड हेड टेल हेड हो जाएगा, और ये टेल हेड हेड हो जाएगा। वेट सॉरी हेड टेल हेड हेड। तो इसमें टोटल जो है आप 4 केस मान के चलिए कि 4 केस जो है इसमें बनेंगे। फोर्थ जो बनता है हमारा केस वो बनता है हेड 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 का। तो ये 4 केस जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बनेंगे। तो इसको शो देख लेते हैं किस तरीके से जो है किया जाता है, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो इसको शो करने का तरीका होता है, यहाँ पे एक्स लिखते हैं हम यहाँ पर, केसेस 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ से फिर हम पी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं कि 0 पे कितना रहेगा, वेट इज सेकेंड। ओके, टोटल केस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, टोटल केस अगर आप देखेंगे तो कितने बनेंगे, 16 केसेस बनेंगे। अगर आप इन्हें काउंट करते हैं तो 4 6 10 14 और 2 16 केस बनते हैं। ओके, फर्स्ट वाले पे कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। जैसे 0 पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ टेल 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 लिख रहे हैं हम, तो इसको हम 1/16 लिख सकते हैं। फर्स्ट केस पे जो बन रहा है वो 4 बन रहा है, तो 4/16 लिखा जा सकता है। सेकेंड पे 6 बन रहा है तो 6/16 लिख सकते हैं। थर्ड पे भी आप देखेंगे तो 4/16 हो जाएगा, और फोर्थ केसेस पे भी कितना था, 1 था, तो 1/16। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिखाया जाता है। ओके, क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा कर दे सकते हैं, बट वहां पर केसेस जो होंगे वो यही रहेंगे। ओके, तो टोटल केस कितने बनेंगे, या फिर वो आपसे ये पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कि कितनी बार जो है मतलब 2 से ज़्यादा कितनी बार हेड आया है, या 4 बार टेल कितनी बार आया है। तो वो आपको केस दे सकता है क्वेश्चन में अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर देना होता है। ठीक है, बट मेन चीज़ थी कि केसेस को समझना कि कौन कौन से केस जो है यहाँ पर बन सकते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो बनेगी, टोटल आउटकम्स जो आएंगी वो कितनी होंगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस दे दिए हैं, तो देखिए इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं हम।
जहाँ पे हमें वर्टिसेस गिवन है। तो एक ट्रायंगल अगर मैं लूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी ए बी सी। ए के वर्टिसेस दे रखे हैं 1 1 2, बी के वर्टिसेस हैं 2 3 5 और सी के वर्टिसेस है 1 5 5। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास इक्वेशन होंगी ए और बी की, ठीक है, तभी हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एरिया को तो देखिए किस तरीके से जो हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है इनको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले ए है तो हम इसको ओ ए लिख लेते हैं, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर को जो है हम लिखते हैं पहले, वेट एक मिनट, तो इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट हम पहले ए वेक्टर को लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 1 2 दिया गया है, तो आई जे के की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं हम, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, सॉरी जे वेक्टर और प्लस 2k वेक्टर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या 2k कैप लगा लीजिए। इसी तरीके से हम OB को भी लिख सकते हैं, OB वेक्टर को भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 2i कैप या i वेक्टर। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3j वेक्टर और प्लस 5k वेक्टर। सेम हम OC वेक्टर लिख सकते हैं। OC वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे i प्लस 5j और प्लस 5k। ओके, हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से साइड्स निकालेंगे, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर को निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, देखिए ए बी वेक्टर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जब हम ओ ए वेक्टर में से ओ बी वेक्टर को माइनस करेंगे, सॉरी ओ बी में से ओ ए वेक्टर को माइनस करेंगे, तो हमारा जो है क्या निकल जाएगा, ए बी वेक्टर जो है निकल जाएगा। तो देखिए करते हैं, हमें क्या करना है, सिंपल ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये वेक्टर में हमने किया भी है कि किस तरीके से ए बी वेक्टर निकाला जाता है यहाँ से। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, और इसे हम माइनस कर देंगे i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे ए बी वेक्टर की। ये हो जाएगी i प्लस 2j, 2 में से i जाएगा तो i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये ए बी वेक्टर की जो है निकल जाएगी। सेम हम जो है अब क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे। अब ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसकी भी एक इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी, और वो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, i प्लस 4j प्लस 3k। ये जो है इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है इसमें, अब देखिए ये दो इक्वेशन जो है हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें ए बी पता है, ए सी पता है, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए बी इंटू ए सी निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा, इरेज कर लेते हैं यहाँ से, देखिए तो यहाँ से देखिए ए सी वैक्टर की हम दोबारा देख लेते हैं। ए सी वैक्टर की जो इक्वेशन निकलेगी वो क्या आएगी, 0i आएगी। तो 0 से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सिंपल ये 4j प्लस 3k जो है बच जाएगी। ओके, अब हमारे पास ए बी वैक्टर भी है और ए सी वैक्टर भी है, तो वो जो है हम सोल्व कर लेते हैं। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो किस तरीके से, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में i j k। ठीक है, फिर देखते हैं ए बी में क्या क्या दिया गया है, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में 0 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है फर्स्ट रो के उसमें जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो ये हो जाएगा आई जहाँ पर होगा उस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 3 दूनी 6 और माइनस 12, 4 3 12, तो 12 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 6 जो है यहाँ पर बच जाएगा। फिर माइनस जे आएगा, जे को अगर हम कट करेंगे तो ये बनेगा 3 एकम 3 और 0 3। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 0, तो अगेन यहाँ पर 3 बच जाएगा। फिर के होगा, के को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस 0, तो 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व होके क्या मिलेगा हमें, माइनस 6i माइनस 3j और प्लस 4k। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा,
ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे, -6 का स्क्वायर यानी कि 36, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिलेगा मुझे 36 + 25, √61 जो है इस मोड की वैल्यू जो है निकल जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है आगे। नेक्स्ट जो है अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हमारे पास मोड की वैल्यू जो है आ चुकी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड ऑफ AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर, यानी कि दो साइड्स हैं तो अब जो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके, तो 1/2 रहेगा, और यहाँ पे AB इंटू AC वेक्टर की वैल्यू कितनी आई √61, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा √61/2। ओके, दोबारा देख लेते हैं। देखिए हमने 3 वर्टिसेस लिए इस पर ABC, इनको मान लिया हमने OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ से हम जो है AB वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि दो साइड्स को निकालेंगे, क्या आएगा तो, और AC वेक्टर निकालेंगे। तो AB वेक्टर की वैल्यू निकाली हमने और AC वेक्टर की वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट आप देखेंगे हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर। IJ के फॉर्म इस तरीके से लिख के जो है AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर की वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद इसका मोड निकालेंगे, मोड को निकालने के बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर, और राइट आंसर हमारा √61/2 यहां से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -6 और इतने से गुजरता है। ओके, हमें यहाँ से जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है, जो कि पासिंग थ्रू होता है पॉइंट दिस। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पर गिवन है, -2 6 -6 -3 10 -9 -5 0 -6। ओके, अब ये 3 गिवन है तो हम इनको किस तरीके से मान सकते हैं। देखिए इनको हम कैसे मान सकते हैं, XYZ की फॉर्म में, ये X1, ये Y1, ये Z1। ठीक है, X2 Y2 Z2, और ये हो जाएगा X3 Y3 और Z3। इस तरीके से हम जो है इसको मान सकते हैं। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x - x1, y - y1 और z - z1। नेक्स्ट हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। उससे अगला हो जाएगा x3 - x2, सॉरी x1, x3 - x1, y3 - y1 और z3 - Z1। इस तरीके से जो आ जाएगा, और इसको हम इक्वल टू मानेंगे 0 के। ओके, अब बस हमें जो भी इसकी वैल्यूज दी गई हैं उनको रखना। अब x - x1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी है, ये है x1 y1 z1, -2 है, फिर 6 और -6 है, तो इसको सिंपल आपको इसमें रखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x - x1 है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा -2 है वो, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा x + 2। देन यहाँ पे हो जाएगा y - 6, ये z + 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 रहेगा ये। फिर है x2 - x1, अब -3 से -2 जाएगा। ठीक है, तो ये -1 होगा। उसके बाद है y2 - y1, यानी कि 10 में से 6 जाएंगे, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। और z2 - z1 यानी कि -9 और +6, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x3 - x1, -5 में से -2 को माइनस करते हैं तो ये -3 हो जाएगा। देन 0 - 6 रहेगा, और -6 + 6 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सोल्व होके आ जाएगा। तो ये यहाँ पर याद रखिए x2 - x1 है, और यहाँ पर x3 - x1 करना है। ठीक है, यानी कि x1 y1 और z1 जो है हर बार माइनस होगा। चलिए अब ये हम जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं। जस्ट अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, और वो इक्वेशन जो है हमारी प्लेन की निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रो जो है उसमें करते हैं हम इसको। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं x + 2, जिस तरीके से डिटर्मिनेंट को सोल्व किया जाता है सिंपल वही करना है। x + 2 जिसमें है उस रो और लाइन को अगर हम डिलीट कर दें, इस रो और लाइन को, सॉरी रो और कॉलम को, तो ये हमारा बचेगा 4 0 0 हो जाएगा, और -3 - 6 -18 होगा। ठीक है, यहाँ पे +18 लेकिन माइनस का साइन है बीच में, तो -18 हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा -y - 6
यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये -9 आएगा। अगेन प्लस z+6 होगा। z+6 जिस रो कॉलम में उसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -1। कितना बचा है यहाँ पे? ये हो जाएगा 6 और 4 × 12, लेकिन प्लस का 12, तो 6 + 12 18। ठीक है, 18 जो है यहाँ पर बन जाएगा और इक्वल टू हम इसको 0 रखेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगी हमारे पास -18x और ये हो जाएगा -36 + 9y और यहाँ पे 54 माइनस का प्लस 18z और प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी हमारे पास क्या आ जाएगी? 18x माइनस 9y माइनस 18z प्लस 18 इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है ये निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें से 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं, मतलब 9 को कॉमन अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, तो सॉरी 1 मिनट। तो ये इक्वेशन देखिए 9 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x माइनस y और -2z प्लस 2, क्योंकि 9 कॉमन लिया है और इक्वल टू 0। जो कॉमन लिया था वो 0 की साइड जाएगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास प्लेन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2x माइनस y माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यह कथन किसने कहा? भारतीय गांव स्थिर समुदाय नहीं है बल्कि जीवंत है। ये स्टेटमेंट बतानी थी कि किसने दी थी विलेज के बारे में, स्पेंसर, श्रीनिवास देसाई या चार्ल्स एम। तो ये स्टेटमेंट जो दी थी ये दी थी चार्ल्स एम ने। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहली जो बैठक होती है उससे 5 साल तक होता है। ठीक है, किस जनगणना में गांव में 5, 40, 56 यानी कि ये आवास गृह थे टोटल, तो ये किस जनसंख्या में थे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है ARDC को वितरित करना है, मतलब एक्सपेंड करना है कि ARDC क्या होता है। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट काउंसिल, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चरल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर या नन ऑफ द अबव। तो ARDC क्या होता है? एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 10 मार्च 1950, 9 दिसंबर 1946, 18 अप्रैल 1951 या 26 जनवरी 1950। भूदान आंदोलन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रगति की अवधारणा किसकी संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है? तो ये क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे पंचायत ऑफिसर के पेपर में, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है उससे रिलेटेड। तो ग्राम सचिव में भी जो है लगभग ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए प्रगति की अवधारणा किसकी संकल्पना के साथ जुड़ी है? तो वो है सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना। ठीक है, और एक बार जो है पंचायत ऑफिसर का जो प्रीवियस पेपर हुआ है वो ज़रूर देखें कि कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। वही हाई लेवल उसमें रखा गया था। जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो भी 12th लेवल तक पूछे गए थे। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वहाँ पर कंप्यूटर नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। अदरवाइज पंचायत ऑफिसर का पेपर हाई लेवल का ही आया था, 12th बेस पे ही आया था। तो एक बार जो है उसको देखें कि कैसे क्वेश्चन जो थे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे और मैथ्स के किस तरीके के क्वेश्चन जो थे वहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य के लिए गांव की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। 100 से 500, 100 से 700, 100 से 800 या 100 से 1000। तो कौटिल्य के लिए गांव की जनसंख्या वाली जो मानवीय व्यवस्था थी वो कितनी रखी गई थी? 100 से 500। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का सामान्य स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा, खराब, बुरा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए अभी हम देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड फॉर रिपीटिंग रिसेंट फाइंड? कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5। तो राइट आंसर हो जाएगा रिपीटिंग रिसेंट फाइंड के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है शिफ्ट प्लस F4 का। ठीक है,
अगला है ए प्री डिजाइंड लेआउट और ए रेडी ब्लूप्रिंट ऑफ ए प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड विजार्ड, लेआउट, टेम्पलेट या रेडीमेड डिजाइन। तो एक प्री डिजाइन लेआउट जो होता है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट है प्री डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर इज कॉल्ड टेम्पलेट, लेआउट, डिजाइन या स्लाइड शो। तो इसको बोला जाता है लेआउट। ठीक है, प्री डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स। नेक्स्ट है इन ए डाटाबेस टेबल द प्राइमरी की मस्ट बी नॉट नल, यूनिक, यूनिक एंड नॉट नल या नन ऑफ दीज। तो प्राइमरी की कीज जो हमने पढ़ा है, प्राइमरी की कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है। तो प्राइमरी की कौन सी होती है, सॉरी सेकेंडरी नहीं, कैंडिडेट की क्या होती है। तो ये हमने की जो है सारी की हैं DBMS में। तो देखिए प्राइमरी की होती है जो कि यूनिक होती है, किसी भी टेबल में जो यूनिक की होगी। ठीक है, यूनिक की का मतलब क्या है कि उसमें डुप्लीकेट डाटा जो है नहीं होगा, वो होगी यूनिक की। जैसे कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, फ़ोन नंबर अगर हम डालते हैं किसी टेबल में, वो एक प्राइमरी की का काम करेगा, क्योंकि दो बंदों का एक सेम नंबर नहीं हो सकता, अलग अलग ही होगा। ओके, तो वो प्राइमरी की होगी और नोट नल होगी, मतलब उसमें हम जो है नल वैल्यू भी नहीं रख सकते हैं कि हम जो है उसमें रो या किसी भी कॉलम को फिल ना करें, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो यूनिक एंड नॉट नल होनी चाहिए। हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन कोड्स रूल ऑफ रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटाबेस सिस्टम 11, 12, 13 या 14। तो कितने रूल्स आए थे, 12 कोड्स रूल्स। ठीक है, आए 13 थे लेकिन बोला इसे 12 कोड्स रूल बोला गया था, तो 12 जो है सही होगा। इन डाटाबेस सिस्टम ए ट्रांजेक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन, लोडेड, रोल्ड बैक या कमिटेड। तो इसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस सिस्टम में एक लेन देन जिसका निष्पादन पूरा हो चुका है उसे बोला जाता है पार्शियल कमिटेड, यानी कि कमिटेड जो है सही हो जाएगा। द मिनिमल सेट ऑफ सुपर की इज कॉल्ड प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की या फॉरेन की। सुपर की का न्यूनतम सेट, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की बोला जाएगा। प्रोसेसिंग विच इज कैरिड आउट बाय यूज ऑफ रिमोट टर्मिनल प्रोसेसर इज कॉल्ड टैली प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रोसेसिंग, लॉजिकल या रिमोट। तो इसको बोलेंगे टैली प्रोसेसिंग। ठीक है, इन विच ईयर व्हाट्सएप वॉज एक्वायर्ड बाय फेसबुक 2010, 12, 14 या 16। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने कब एक्वायर कर लिया था, 2014 में। थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सोशल मीडिया नेटवर्क, फेसबुक, लिंक्ड एलन, पिंटरेस्ट या टेकनेट। तो कौन सा एक जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो लिंक्ड एलन। ओके, चलिए आगे देखिए। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नामपद, क्रियापद, नाम विशेषण, सर्वनाम। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, उसने चित्र देखा, यह वाक्य है सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, तत्कालिक वर्तमान काल या भविष्य काल। तो देखिए उसने चित्र देखा, भविष्य काल तो किसी भी कीमत पे होगा ही नहीं। फिर बात आती है सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल और तात्कालिक वर्तमान काल। अब सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है कि लास्ट में आपको ता है, ती है मिलेगा। ठीक है, अगर ये होता कि वह चित्र देखता है, वह चित्र देखती है, तो ये सामान्य वर्तमान काल होता है। बट अभी है उसने चित्र देखा। ओके, तो ये सामान्य वर्तमान काल नहीं है। अब बात आती है तात्कालिक वर्तमान काल की। तो इसमें रहा है, रही है पहचान होती है। तो ये होता अगर कि वह चित्र देख रहा है, तब तात्कालिक वर्तमान काल होता, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा भूतकाल। तो ये जो है भूतकाल में भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल होता है, जिसमें इस तरीके से आता है पीछे, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भूतकाल जो है सही हो जाएगा। उसने चित्र देखा या श्री राम ने रावण को मारा, ये भी क्या है, भूतकाल का ये एग्जाम्पल है और सामान्य भूतकाल का। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आसरा शब्द का तत्सम शब्द बताना है, आश्रय, आसर, असर या आश्रित। आश्रा को संस्कृत में क्या बोला जाता है, आश्रय बोला जाता है। ठीक है, इनमें से सही विन्यास विद्यार्थी किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, देखिए छोटी तो आती ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। और विद्या नहीं होता है, विद्या और विद्यार्थी होता है, तो आधा ध नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा बतानी है हमें कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। वकील में देखिए कौन सी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। वकील से क्या बनेगा, वकालत बनेगी, तो बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेता,
नेता से क्या बनेगा? नेतृत्व, ठीक है। आत्मीय, आत्मीयता, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है छोटा, छोटा का भाववाचक छोटापन, ठीक है। नेक्स्ट है दीना, दीन, दीनान, दीना या दीनता, तो दीना का भाववाचक देन, ठीक। चलिए सही समास का नाम चुनकर लिखना है। राम राज्य, द्विगु समास, द्वंद्व, षष्ठी तत्पुरुष या रूपक। तो देखिए रूपक तो समास होता ही नहीं, अलंकार होता है, ये तो वैसे ही कट गया। द्विगु संख्यावाची होना चाहिए, तो ये भी कट हो गया। अब बचा द्वंद्व समास या षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। विग्रह करते हैं राम राज्य, राम का राज्य, ठीक है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होती हैं, राम राज्य नहीं होगा, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सुख दुख वही देखते हैं, देखिए दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, सुख दुख दोनों ही इक्वल हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास जो है हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प बाकी 3 समूह से संबंधित नहीं है? मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर। अब देखिए मोबाइल फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर, स्क्रीन होती है, हम देख पाते हैं वीडियो, ठीक है। और रेडियो कैसा होता है? सिर्फ ऑडियो होता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनमें डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है विषम को अलग रखिए। लाल, पढ़ना, नीला, हरा। तो लाल, नीला और हरा क्या है? कलर्स हैं, और पढ़ना जो है यहाँ पर विषम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ समान अंतर में एक वर्त में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ओके, केंद्र की तरफ जो है उनका मुंह है, जो तो कुछ इस तरीके से है। ये कह रहा है कि ए यह व्यासीय स्थिति में एफ के विरुद्ध है, व्यासीय स्थिति में एफ के विरुद्ध है, तो ये ले लेते हैं चलिए इस तरीके से। और मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ए है और यहाँ पे एफ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी यह एफ के तुरंत बाएं है। अब एफ का मुंह किस तरफ है? सेंटर की तरफ है, तो एफ का बायां इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर कौन है? डी, तुरंत बाईं ओर। फिर कहा जा रहा है कि बी यह सी और एफ का पड़ोसी है। अब बी ऑब्वियस है, एफ का भी पड़ोसी और सी का भी, तो बी यहां पे होगा और यहां पे सी हो जाएगा। ओके, देन देखिए एक मिनट, यहां पे बी लिख लेते हैं, तो बी, सी और एफ दोनों का पड़ोसी हो गया। आगे है ई, ई के बारे में बताया है कि ए और डी का पड़ोसी, यानी कि ई जो होगा यहां पर होगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ए के बायां बताना है। अब ए का बायां ऑब्वियस है, इस तरफ आएगा सी की तरफ, तो पहला सी है, दूसरा बी है, ठीक है। तो राइट आंसर बी, ई की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डी के व्यासीय विपरीत कौन है? ओके, डी के व्यासीय, व्यासीय यानी कि डायमीटर में अगर हम देखेंगे तो विपरीत कौन सा जाएगा? अब देखिए डायमीटर डी से बी तो नहीं जाएगा, डी से सी ही डायमीटर बनेगा, तो डी के विपरीत कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब है एफ के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन है? एफ को अगर हम देखें तो यहां पर है, एफ का दाहिनी साइड यानी कि राइट साइड ये बनेगा, और दूसरी साइड कौन हो जाएगा? बी और सी, दूसरे स्थान पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें माइनस का मतलब डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस दिया है, प्लस का मल्टीप्लाई और डिवाइड का माइनस दिया है, तो ये इसको सोल्व करके बताना। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50, माइनस का मतलब है डिवाइड, ओके 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मीनिंग इसने दिया है प्लस, देन 2 लिख दिया है, ओके। उसके बाद प्लस दिया है, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 आ जाएगा, और डिवाइड का मतलब होता है माइनस, देन 20 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? डिवाइड को, देन मल्टीप्लाई को। तो यहाँ से हम डिवाइड को सोल्व करते हैं तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, अगेन 10 होगा और माइनस 20 हो जाएगा। 10 10 20, 20 माइनस 20 कट हो जाएगा, 0 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मनोज यह बालू से नाटा है जो अजीत से नाटा है। ओके, मनोज देखते हैं, मनोज जो है बालू से नाटा है, तो इस तरीके से बालू है, मनोज उससे क्या है? नाटा है। ओके, मनोज बालू से नाटा है जो अजीत से नाटा है, यानी कि बालू जो है वो किससे नाटा है? अजीत से नाटा है। सतीश यह अजीत के जितना नाटा नहीं, यानी कि सतीश अजीत से लंबा है, नाटा नहीं है, तो उनमें सबसे नाटा कौन है? मनोज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए साइंस के क्वेश्चन करते हैं।
हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में बताना है कि हीमोफीलिया क्या है। इन्फेक्शियस डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज, कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन या नन ऑफ द अबव। अब रीजन क्या है हीमोफीलिया होने का? सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है ये, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया होती क्या है? एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है जिसमें जो है ब्लड जो है अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो वो होते हैं हीमोफीलिया। तो सेक्स लिंक्ड डिजीज जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, द ऑर्गेनल्स कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल आर गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। इनमें से किस ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स आर। पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे होते सभी हैं प्लांट्स में, ये जितने दिए गए हैं सारे ही होते हैं। कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम या MO, है या Cu है, ये सब होते हैं। लेकिन इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा होते हैं, देखिए प्लांट्स में अगर हम देखें तो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं फॉर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के लिए 17 जो है एलिमेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कार्बन, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, देन सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, निकल, जिंक, ये होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, NPK। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है द यूजेस ऑफ नीम ट्री, टिम्बर, मेडिसिनल, फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ द अबव। तो नीम का यूज अगर हम देखें तो कास्ट यानी कि लकड़ी वगैरह में भी, औषधि में भी, फर्टिलाइजर में भी, तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, फूड ग्रेन इंक्लूड द फॉलोइंग क्रॉप, सीरियल एंड पल्सेस, सीरियल एंड ऑयल सीड, सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड एंड स्पाइसेस। तो फूड ग्रेन खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें आती हैं? सीरियल्स एंड पल्सेस, धान मतलब धान और जो दलहन वगैरह होता है, दालें, ठीक है, वो आती हैं। अगला हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन ये वाला है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एडहोक फंड, एक्सेस ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट या डिमांड फॉर ग्रांट। देखिए बजट में जो व्यय का अनुमान होता है वो लोकसभा द्वारा जो अनुदान की जो मांगे होती हैं उसके ज़रिए रखा जाता है, मतलब उसके ज़रिए स्वीकृत होना चाहिए। तो डिमांड फॉर ग्रांट यानी कि अनुदान का अनुरोध के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में बजट का राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? द रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ द बजट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट टैक्सेस, द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, द रिस्पेक्टिव कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बजट का राजस्व कौन तैयार करता है? तो देखिए इसमें कौन कौन आते हैं? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, नीति आयोग आता है, और जो और आयोग होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं वो आती है, लेकिन मेन जो होता है इसमें वो वित्त मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, वाणिज्य नीति का, राजकोषीय नीति का या फिर मुद्रा बचत नीति का। क्या है बजट? बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 117, 266, 306 या 307? तो देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान है आर्टिकल 117 में। ठीक है, और आर्टिकल 266 जो है ये रिलेटेड है भारत की संचित निधि से। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं,
राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 266, तो ये वही है। इसमें अलग अलग आते हैं 1 2, तो ये 2622 में आता है राज्य भविष्य निधि। ठीक है। आकस्मिक निधि, संयुक्त निधि, सामान्य विकास या सार्वजनिक लेखा। तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत जो सरकार जो मुद्रा पाती है, जो स्टेट प्रोविडेंट फंड होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको वो कहाँ पर रिसीव करती है, कहाँ पर जमा किया जाता है उसको। आकस्मिक निधि, संयुक्त, सामान्य विकास या सार्वजनिक लेखा निधि में तो पब्लिक अकाउंट फंड में उसको जमा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा, विशेषाधिकार या हिसाब किताब जांच समीक्षा। तो इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द ऑडिट ऑफ द बजट थ्रू इट्स, राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, या आप जिसे लोक लेखा समिति भी कहते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? पंछी आयोग, सरकारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग या मोइली आयोग? तो किस आयोग ने जो है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन जो था किया था, यानी कि इंटर स्टेट जो काउंसिल बना था, एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके। और ये आर्टिकल 263 के अंडर जो था प्रेसिडेंटल ऑर्डर पे बनाया गया था। कब बना था? 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो था बनाया गया था। किसके रिकमेंडेशन के बाद? सरकारिया कमीशन। ठीक है। तो सरकारिया आयोग जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो जो इसमें शामिल नहीं आता है राइट टू फ्रीडम, एज पार्ट ऑफ द राइट फ्रीडम, तो देखिए शांतिपूर्वक इकट्ठा होना बिल्कुल आता है। एकत्रित जन का जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए वो भी कर सकते हैं। ठीक है। जनता एकत्रित हो सकती है अगर उनके पास हथियार नहीं है तो। इसके बाद दो बचते हैं, या तो घेराव या फिर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध जो है लगा सकता है। तो बिल्कुल लगा सकता है। ठीक है। तर्क देकर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं उसका घेराव ये नहीं आता है फ्रीडम में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश हिदायतुल्ला, न्यायाधीश HR खन्ना या फिर न्यायाधीश चंद्रचूड़? तो किस अध्यक्ष ने समर्थन किया था विधि आयोग की रिपोर्ट में? किस अध्यक्ष ने रिपोर्ट में समर्थन किया था? तो वो थे न्यायाधीश HR खन्ना, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश क्या होने चाहिए? किसी दूसरे राज्य से होने चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश? ओके, सिंपल है, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति जब किसी कारण से नहीं होता है तो कितने महीने तक वो रहता है उपराष्ट्रपति? 6 महीने तक काम करते हैं। तो 6 मंथ जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के स्तर शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 6 माह? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर जो है इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है। तो 6 वीक्स जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, 6 सप्ताह। ठीक है। चलिए आगे देखिए, मौसम बदलने का कारण क्या है? कोज द चेंज ऑफ सीजन, अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, अर्थ रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। तो सीजन किस तरीके से बदलते हैं? जब दूरी पर घूमता है तो दिन रात बनते हैं। तो जहां पर दूरी पर घूमने की बात है वो तो आप कट ही कर दीजिए। अब बचा है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और साथ में अपने अक्ष पर झुका होना। तो दोनों ही रीजन है मौसम बदलने के। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस भी करेक्ट होगा। आगे है,
कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते? कॉन्ग्लोमेराइट, ग्रेनाइट, शेल, सैंडस्टोन। तो इनमें से वो हमें बतानी है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। देखिए जीवाश्म जो है ये किन चट्टानों में नहीं पाए जाते? जो आग्नेय चट्टान होती हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं जीवाश्म। अब आग्नेय चट्टाने के एग्जाम्पल भी अलग हैं, जैसे लोहा है, निकिल है, तांबा है, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम। ठीक है, ये आते हैं आग्नेय शैलों में। इसके अलावा वेट एक मिनट, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेनाइट दिया है, ये आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट जो है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट? जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है क्लाइमेट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि जो होती है वो जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो है कृषि पर बहुत ही गहरा जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि भूमि का जो 1/3 मानसून है ये कहाँ पर पाया जाता है? एशिया के देशों में पाया जाता है। तो इसी कारण जो है कृषि पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो कृषि जो है करेक्ट हो जाएगा, फार्मिंग। नेक्स्ट है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गर्म नमी वाले प्रदेश, ठंडे नमी वाले प्रदेश, वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र? तो खानाबदोश जनजाति के लोग पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य खेती, व्यापारिक खेती या व्यापारिक बागवानी? तो मानव श्रम की आवश्यकता सबसे ज्यादा किस फार्मिंग में होती है? ओरिएंटल फार्मिंग में। ठीक है, प्राच्य खेती में। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिन्हू हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है चिनूक का इन सेंट्रल प्लेन इन द यूएसए? तो जो टेम्परेचर होता है विंटर का वो राइज हो जाता है, तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इनमें से जो है फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है। फुलानी ये जातियां हैं। ओके, तो फुलानी जाति वेस्ट अफ्रीका बिल्कुल सही है। बांटू मसाई ईस्ट अफ्रीका में सही है। नूबा एक माउंटेन है सूडान में, तो ये भी सही है। बांटू की अगर हम बात करें तो बांटू सहारा में है। ठीक है, सहारा बांटू जो जाति होती है ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। और सहारा जो पड़ता है ये नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे बांटू जो है करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब लगभग सहारा जो है ये नॉर्थ में आता है, तो इसीलिए ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन? टेली कम्युनिकेशन के लिए कौन सी जो है लेयर यूज की जाती है? ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या आयनोस्फीयर? तो राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। ठीक है, दूरसंचार प्रणाली आयन मंडल। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया जिन्हें और उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांभर? तो किसके बारे में कहा जाता है ऐसा? अगस्त्य के बारे में कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अगस्त्य। नेक्स्ट देखिए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी था? वज्जी, वत्स, काशी या शूरसेना? तो 16 महाजनपद हुए। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले वज्जी की, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी मिथिला। ठीक है, वज्जी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मिथिला थी। वत्स की राजधानी थी प्रयाग, इलाहाबाद कहा जाता था जिसे पहले, अब तो प्रयागराज हो गया दोबारा से, नहीं सॉरी, वत्स जो थी प्रयाग और उसके आसपास के क्षेत्र में थे। कौशंबी इसकी राजधानी थी, कौशंबी। ठीक है, वज्जी जो था ये जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर के आसपास था और राजधानी मिथिला थी। उसके बाद आता है काशी, तो काशी वाराणसी में और राजधानी भी इसकी वाराणसी थी। बचा सूरसेना, तो ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और यहाँ पर भी राजधानी मथुरा। ठीक है, तो याद रखिए सूरसेना की राजधानी थी मथुरा। चलिए अगला देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनगर या बोधगया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था ये दिया था कहाँ पर? सारनाथ में, और जिसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो था ये कहाँ पर दिया था सबसे पहले? तो सारनाथ में, तो उसी को नाम दिया गया था उपदेश को। ठीक है,
मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की यानी कि सामान को जब्त करना, कारावास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड जो था दिया जाता था। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से आज किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार या झारखंड? विक्रमशिला भी जो है देखिए भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा विश्वविद्यालय था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय से ऐसे ही विक्रमशिला था। ओके, दोनों ही जो थे पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये बिहार के भागलपुर जिले का जो अंतचिक गांव है वहीं पर था। ठीक है, तो बिहार जो है करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो स्थापना थी वो पाल राजा धर्मपाल ने की थी। कई बार पूछा जाता है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है। अजंता की कला को किसने सहायता दी? चालुक्य, पल्लव, वक्टक या गंगा? ओके, गंगास। तो द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय द, तो किसने दिया था पैट्रोनाइज्ड? अगर हम बात करें तो हिंदू किंग्स जो हुए अर्ली पीरियड में सातवाहन और लेटर पीरियड में वकाटक। ठीक है, वकाटक जो है सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सातवाहन नहीं गिवन है इसमें, एक ही ऑप्शन मिलेगा या तो अर्ली का या तो लेटर का, तो यहाँ पर वकाटक जो है सही हो जाएगा। अगला है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो किसने किया था ये रिवेन्यू को 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस जो भी था, तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो इसने और भी बहुत सारे जो थे ऐसे कर लगाए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? तो यहाँ पे पूछा है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वो थी वज्रयान। ठीक है, वज्रयान का जो विकास था ये सबसे ज़्यादा 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके जो सिद्धांत है वज्रयान के ये मिलेंगे मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में। ठीक है, तो वज्रयान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया की सूची जारी की है। इस सूची में किस हरियाणवी को जगह मिली? आदित्य राज, आशीष गुप्ता, अमन राज या इनमें से कोई नहीं? तो किसको जगह मिली है? आशीष गुप्ता को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था और गुड़गांव में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते उनके लिए हरियाणा सरकार आज से प्रदेश में कौन सी सेवा शुरू करेगी? होम मेडिसिन डिलीवरी सेवा, डोर मेडिसिन सेवा, टेली मेडिसिन सेवा या होम मेडिसिन सेवा? तो राइट आंसर था यहाँ पे टेली मेडिसिन सेवा। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है ये कि टेली मेडिसिन सेवा जो थी ये कब शुरू की गई थी? 2 अप्रैल से जो थी ये सेवा शुरू की गई थी। तो ये याद रखिए 2 अप्रैल 2020 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा सरकार ने किसे कोविड-19 के लिए मुख्य सचिव के डाटा मैनेजमेंट सेल में प्रतिनियुक्त किया है? डॉक्टर इंद्रजीत, अशोक कुमार मीना, डॉक्टर बलदेव सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसको किया है? डॉक्टर इंद्रजीत को किया है। ठीक है, मैनेजमेंट सेल का प्रतिनियुक्त। चलिए अगला देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए क्या शुरू किया गया? हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड, हरियाणा कोरोना फंड, हरियाणा कोविड-19 रिलीफ फंड या इनमें से कोई नहीं? तो क्या जो था शुरू किया गया था महामारी से निपटने के लिए? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड जो था शुरू किया गया था। अगला देखिए, देश के सबसे बड़े अशोक चक्र को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, यह किस जिले में है? फरीदाबाद, यमुनानगर, फतेहाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा अशोक चक्र जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया वो है यमुनानगर के टोपरा कला में। यमुनानगर में जो टोपरा कला में अशोक चक्र है उसको, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग कार्यान्वयन के लिए कब मंजूरी मिली? 25 अप्रैल 2020, 26 अप्रैल 24 या 26 मई?
तो नागरिक संशोधन सूचना विभाग कार्यान्वयन के लिए मंजूरी मिली 26 अप्रैल 2020 को। ठीक है। हरियाणा सरकार ने मंडियों में फलों एवं सब्जियों की बिक्री पर क्रमशः कितने प्रतिशत मार्केट फीस और HRDF यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड लगाने का निर्णय लिया? 1 और 2%, 2 और 2, 1 और 1 या 2 और 1%? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 1%। ठीक है। हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, दीपा पुनिया, कोई नहीं। तो पैरा एथलीट खिलाड़ी किसने की थी? हरियाणा से कौन है? दीपा मलिक हैं। पद्मश्री इन्होंने जीता है। और ये फैसला जो था इन्होंने, एक और क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़ा था कि पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का। तो दीपा मलिक को बनाया गया है। इस समिति का अध्यक्ष बनाने से पहले इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा जो थी कर दी थी। तो दीपा मलिक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई या 13 मई? अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत कितनी एकड़ भूमि पर वैकल्पिक फसलों को बोया जाएगा? 2.5 लाख एकड़, 3.5 लाख, 4.5 या 5.5 लाख एकड़? तो भूजल संरक्षण के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है। और कितनी फसलों को बोया जाएगा? 2.5 लाख एकड़ भूमि, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019-20 तक कितने लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है? 1.05 लाख हेक्टेयर, 1.08, 1.80 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.08 लाख हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक कितने किसानों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया? 35 लाख, 36, 37 या 47 लाख? तो कितने किसानों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है? 37 लाख किसानों को। ठीक है। हरियाणा में वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन कितने मीट्रिक टन हुआ? 43, 44, 45 या 46 लाख? तो राइट आंसर हो जाएगा 18-19 में खाद्यान्न उत्पादन कितने मीट्रिक टन हुआ था? 44 लाख। ठीक है। आगे क्वेश्चन है इंग्लिश का। 1 वर्ड बताना है हमें, इसमें से चूज करना है। देखिए, फर्स्ट है बॉडी ऑफ सिंगर्स, क्या कहा जाएगा? क्वायर, क्वोरम, क्वायर या चॉयर? कौन सा सही हो जाएगा? बॉडी ऑफ सिंगर्स यानी कि इसका मतलब क्या होता है? जो बॉडी ऑफ सिंगर्स मीन्स गायक मंडली जिसे कहते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड होता है? CHOIR। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिलीफ दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, एथीज्म, पैंथीज्म, स्केप्टिज्म या एमिनिज्म? क्या होता है कि एवरीथिंग क्या है? सब कुछ क्या है? भगवान है। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पैंथेइज्म यानी कि सर्वेश्वरवाद। ओके। नेक्स्ट है 4 words are given in each group 1 word is correctly spelled, find the correctly spelled word। ओके, नार्सिज्म बताना है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। नार्सिज्म का मतलब क्या होता है? आत्म मोह। आत्म मोह मीन्स खुद को ही सब कुछ मानना। ठीक है। सुंदर, गुणी, सब कुछ खुद को ही मानना, तो वो होता है आत्म मोह। तो किस तरीके से जो है ये लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा NAR, CISS आ जाएगा और ISM। तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है मीडियोकर। मीडियोकर को बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। मीडियोकर क्या होता है? मीडियोकर होता है मध्यम या कह लीजिए औसत या मामूली। मीडियोकर कैसे लिखते हैं? देखिए, मीडियोकर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है MEDI, मीडियो। सबसे पहले हम मीडियो बनाएंगे तो MEDIO, मीडियोकर। CRE देखो किसमें है अब, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, मीडियोकर। ठीक है। आगे इडियम फ्रेज है, योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडिड फ्यूल टू द फायर, गॉट अदर्स एंग्री, इग्नाइटेड द फायर प्लेस, वर्सेंट मैटर, क्रिएट वार्मथ ऑल अराउंड। ओके, एडिड फ्यूल टू द फायर। अब आप फायर में फ्यूल डालोगे तो क्या होगा? आग ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो यानी कि कोई सिचुएशन ऑलरेडी वर्स है, उसे और ज़्यादा वर्सन बना देना क्या कहलाएगा?
एडिड फ्यूल टू द फायर, तो वर्सन डू मैटर, ठीक है, टू मेक ए सिचुएशन वर्स दैन इट ऑलरेडी इज, मतलब कोई सिचुएशन ऑलरेडी वर्स है उसको और ज़्यादा बिगाड़ना, ठीक है। वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, फाइट विद, अवॉइड, एम्बेरस या शाउट एट। फाइट शाई, फाइट शाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। वाई डू यू अवॉइड मी, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें बताना है कि किसको हम जो है चेंज कर सकते हैं, कोई जो भी अंडरलाइन दिया गया है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते तो उसके लिए आप नो इम्प्रूवमेंट लगा दीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है देखिए, द टोडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ थ्रोइंग टैंट्रम्स, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशंस, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस या नो इम्प्रूवमेंट। टॉडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ थ्रोइंग टैंट्रम, तो इसको थ्रोइंग टैंट्रम को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, द टॉडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, बी ऑप्शन के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। अगला देखिए, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, वॉज एब्सेंट, एब्सेंटेड हिमसेल्फ, टुक एब्सेंस या नो इम्प्रूवमेंट। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ जो है यूज़ होगा। यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे हम एब्सेंटेड के बाद। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जिनके मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लाइक एब्सेंट हो गया, प्राइड हो गया, ठीक है, जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कुछ वर्ब्स के पीछे यूज़ किया जाता है, तो एब्सेंट के पीछे भी यूज़ किया जाएगा। तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 18 जिसमें हमने टोटल 90 क्वेश्चन किए हैं। अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो है सही थे। बाकी जनरल अवेयरनेस के मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही लिए हैं, ओके। होप सो आप सभी को क्वेश्चंस जो हैं पसंद आए हों। इसके अलावा कल वाले टेस्ट में एक दो क्वेश्चन गलत हो गया था, जैसे फिरोज़ तुगलक वाला था, ठीक है, फतेहाबाद किसने बसाया था, तो मैंने बोल दिया था कि फिरोज शाह तुगलक ने जो था फिरोज खां के नाम पर बसाया था। तो ऐसा नहीं था, फिरोज शाह तुगलक ने अपने जो उसका पुत्र था फतेह खां उसके नाम पर बसाया था। और दूसरा मैंने आपको बोला था, उसमें वैसे भी डाउट था लाला मुरलीधर और उसमें, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं उसका लाला मुरलीधर होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त होगा, ठीक है। तो बस मैंने दो चीज़ें पढ़ी थी, लाला मुरलीधर ने भी जो थी अपनी जो राय बहादुर की जो उपाधि थी वो वापस करी थी, और एक और बंदे का मैंने नाम लिया था, उसने भी जो थे अपने प्रमाण पत्र वापस किए थे। तो उसका मुझे आंसर नहीं पता है कि उसका मेन आंसर क्या होगा, ओके, बट सबका जो है अलग अलग आ रहा है, कोई बाल मुकुंद गुप्त बोल रहा है और कोई लाला मुरलीधर बोल रहा है, ओके। तो उसका श्योर नहीं हूँ मैं, और ये दो क्वेश्चन थे जो उसमें रोंग हुए थे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट 19 के साथ। थैंक यू सो मच।